कल बढ़िया शुरुआत हुई हफ्ते की, होप्स जागी थी, FIDIs के आंकड़े बेहतर होते हुए नजर आए थे, दोनों ने कैश मार्केट में एटलीस्ट खरीदारी करी थी। पर शाम को यूएस में मामला थोड़ा गड़बड़ा गया। एक बार पहले वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको, उसके बाद चर्चा करते हैं। यूएस में कल अच्छे खासे प्रेशर के साथ, तो वहां पे अक्रॉस बेंचमार्क्स ये तो कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। ऐसा होता तो मजा ही आ जाता। नैस्डैक दरअसल 2% से ज्यादा गिरा था। डायरेक्टर साहब ये रिफ्रेश कर दीजिए, नहीं तो सबकी उम्मीदें जाग जाएंगी। सबसे ज्यादा यही गिरा सबसे ज्यादा तो ये गड़बड़ा, सॉरी उसके लिए। तो मेरे ख्याल से 1 से लेकर 2.5% के आसपास, अब मुझे याद नहीं, लेकिन 1 से लेकर 2.5% के आसपास की यूएस में कमजोरी थी। नैस्डैक सबसे ज्यादा पिट रहा था, नीरज जी सही कह रहे हैं। और 5 दिनों की गिरावट के बाद नैस्डैक में फ्राइडे को एक रिलीफ आया था। सारा रिलीफ मंडे के सेशन में गड़बड़ा गया मामला। तो ये चर्चा भी हो रही थी कि शायद एक डेड कैट बाउंस टाइप है। तो वो वैसे ही प्ले आउट होता हुआ नजर आया। तो यूएस में अब वो दरें बढ़ने का मूड, अब रीजन ढूंढते हैं आदमी क्यों प्रेशर आ रहा है। कई लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी शेयर, क्योंकि फेसबुक इतना गिरा, वो आउटेज के चलते, अलग अलग रीजन, लेकिन प्रेशर माउंट हुआ। ये सही आंकड़े आए शायद। अच्छा, हमारे पीछे नहीं आएंगे, आपकी स्क्रीन पर आ गए। ये है यूएस में एक्चुअल प्रेशर दबाव। तो हमने जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं ज्यादा कमजोरी। क्या हो गया भाई? सितंबर में जो टेक शेयर्स ने हाई बनाया था ना, $1 ट्रिलियन का लॉस वहाँ से अब तक का है टेक शेयर्स में। देखिए, हम लोग जो बात कर रहे थे ना कि डेड कैट बाउंस है, ये तमाम रीज़न है। असली 2 कारण है जो मुझे जो समझ में आ रहे हैं अब तक। एक जो एनर्जी वाला प्राइस है, और दूसरा उसकी वजह से जो सप्लाई का इशू खड़ा हो गया है। कीमतें बढ़ रही, गैस की, क्रूड की, कोयले पे, सब क्लीन का एक फैशन चल गया है, सब कुछ क्लीन करना है। चाइना उसमें सबसे आगे है, तो कोल वाला आपने रोका तो फिर नेचुरल है कि गैस की कीमतें बढ़ेंगी। डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, क्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं रहा है। ओपेक वाले कह रहे नहीं, हम वो 4 लाख बैरल वाला ही हर महीने रखेंगे, ये बाद में देखेंगे जब ये फैसला कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर के बाद। तो क्रूड के दाम भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, $82 पे पहुँच रहा है। तो ये जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्होंने सप्लाई की मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि दुनिया भर में है ही नहीं ना गैस इतनी ज़्यादा कि आप उस तरीके से पंपिंग कर सकें। हमने आपको बताया था कि रशिया में गैसप्रॉम के एक प्लेटफॉर्म पे दिक्कत आ गई, तो वहाँ से गैस प्रोडक्शन कम हो गया था। यूएस की इन्वेंट्री एकदम लो चली गई, जो वहाँ की गैस प्रोडक्शन है। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट क्रिएट हुआ है। इसकी जैसे केमिकल प्राइसेस आप देखिए जरा, मतलब ज़बरदस्त तरीके से 50-60% एक महीने में केमिकल प्राइसेस बढ़ गए बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई कंस्ट्रेंट। तो एनर्जी का पूरा जो बास्केट है, जो एनर्जी पूरा एनर्जी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। और इसीलिए आप देखिए चारों तरफ बिकवाली चल रही है। अब ये चूंकि एनर्जी कॉम्प्लेक्स पूरा इन्फ्लेशनरी होता है, इसकी वजह से हर चीज़ का इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो फिर डर पड़ा हो जाता है कि भाई पता नहीं फेड क्या करेगा, जल्दी से टैपरिंग शुरू कर देगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कंटेन कर। अब आप एक ऐसे दुष्चक्र में मतलब फंसते हुए दिख रहे हैं कि जब अगर इस एनर्जी वाला ठीक नहीं करेंगे तो मुश्किल आएगी। इस बीच जो इसको होता है ना, करेला नीम चढ़ा, उधर एक और कंपनी डिफॉल्ट कर गई है, चाइना में फैंटेसिया करके नाम है, बिल्डर है, वो भी $20 करोड़ का पेमेंट करना था, नहीं किया कल। तो ये बात अंदाज़ा था कि चाइना में स्पाइरल होगा ये, क्योंकि एवरग्रांड की डिफ़ॉल्ट की वजह से बहुत सारी कंपनियां डिफ़ॉल्ट करें, क्योंकि वो वेब है पूरा। अभी तो बैंकों की तरफ शुरू नहीं हुआ, बैंकों की तरफ से भी डिफ़ॉल्ट की खबरें आ सकती। अब वो कितना चाइना तक सीमित रहता है या उसका इम्पैक्ट बाहर निकलने होता है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुश्किल तो है यहाँ पे। तो यार आप जितना बोल रहे हो कमेंट्री कॉशियस है, कमेंट्री कॉशियस है बहुत। ये मतलब ये इसलिए नहीं कि हम लोग ज़बरदस्ती का आपको बता देंगे नहीं, बहुत बुलिश, बहुत अंडरटोन में गड़बड़ है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। अरे ये डेल्टा का क्राइसिस अभी भी झेल रहे कई सारी कंट्री, वेरिएंट वगैरह का। तो ये इतनी एनर्जी की डिमांड कहाँ जा रही है? अभी नॉर्मलाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल आपने पूछा। ये कल मैंने JSW एनर्जी के मैनेजमेंट से पूछा था कि चाइना ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से हम 0 कोल इंपोर्ट करेंगे। उनका अब जो पॉलिटिकल झगड़ा चल रहा है, तो कोयला वहाँ पे इफरात होना चाहिए, वहाँ से भी नहीं आ रहा है, तो कोल की क्राइसिस कैसे होगी? ये सवाल मैंने उससे पूछा कि इतनी एनर्जी क्राइसिस कैसे हो रही है, तो उन्होंने एक बहुत लॉजिकल जवाब दिया, जो मैंने किसी दूसरे संदर्भ में आपके दिन बताया था, कि उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है इन सब चीज़ों में, एनर्जी सोर्सेज। 1.5-2 साल से कुछ इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, क्रूड में भी यही बात है कि क्रूड में जब भी क्रूड के प्राइस नीचे जाते हैं तो नया इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। फिर जब नया इन्वेस्टमेंट आने में और जेस्टेशन पीरियड में टाइम लगता है, ये बीच का ट्रांजिशनरी फेज है जो पेन। एग्जैक्टली, ये पेनफुल पीरियड है। ये 6 महीने हो सकता है, 1 साल हो सकता है। तो ये बहुत सही जवाब उन्होंने दिया था। उसी वजह से आप देखिए कि एनर्जी के हर एस्पेक्ट में आपको तेजी दिख रही है। बाप रे। तो SGX निफ्टी दिखा रहा है भाई 140-150 अंक दबाव के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। और मुझे नहीं पता बास्केट कल के मार्केट सेशन क्लोज होने तक तो मन थोड़ा बुलिश चल रहा है।
मन तो इतना बुलिश की आदमी में 10 के 10 भाई लाया हूँ, कौन से भाई भी बताऊंगा। बताता हूँ, एक भी कच्चे तेल रिलेटेड प्ले छोड़ा नहीं मेरे लिए, तो इसलिए मुझे वो बट ऑब्वियस चॉइस थी, बढ़िया चॉइस है। तो कच्चे तेल के डेरिवेटिव्स इनकी टीम में आपको नजर आएंगे, पर मेरे लिए बड़ा मुश्किल था गॉज करना। तो अब लग रहा है कि गैप डाउन के बाद हो सकता है रिकवरी आए, पर ये इस तरह की कमेंट्री वाकई हकीकत है ग्लोबली। तो मेरे लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि इसके बाद फर्दर सेल ऑफ आता है या आज हम रिकवर नहीं करते और हमें अपफ्रंट स्टॉक्स पे कॉल लेना है। तो मैंने क्या करा, 50-50 कर दी टीम। बिकवाली के कॉल्स भी हैं, खरीदारी के कॉल्स भी हैं। स्क्रीन को वॉच आउट करेगा, इन सिर्फ स्टॉक्स को अपनी स्क्रीन पे ऐड कर लीजिएगा। कोई ना कोई खबरों रिलेटेड टेलविंड्स होंगी या कोई ना कोई रीजन है। मार्केट्स का बिहेवियर और इन स्टॉक्स के बिहेवियर के बाद आप ट्रेड्स इनिशिएट करिएगा और फिर गैप डाउन होगा तो आपको अपने टारगेट स्टॉप लॉस रिविजिट करने पड़ेंगे। सेल कॉल्स में 2 पॉकेट्स हैं। एक तो बैंकिंग की, हालांकि सरकारी बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, वो अलग कहानी है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, दोनों में आज के ट्रेडिंग के तौर पे बिकवाली करने का मन, क्योंकि बैंक्स में यूएस में भी पेन था। इनफैक्ट इन स्टॉक्स जो वहां पे ट्रेड होते हैं उनमें भी दबाव के साथ कामकाज हो रहा था, जबकि ये सारे बैंक्स हमारे यहाँ मंडे के सेशन में बेहतर करके गए, इन ग्रीन क्लोज हुए थे, अगर आपको याद होगा तो कल, क्योंकि अच्छा दिन था, चौतरफा बाइंग हो रही थी। इन दोनों में हल्का प्रेशर, हल्के दबाव के साथ ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ज्यादा बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि है तो बहुत सॉलिड पेडिग्री के बैंक्स, सिर्फ ट्रेडिंग बेट के लिए ले रहा हूं, इसीलिए बिकवाली का कॉल है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। दूसरी पॉकेट जो शायद वीकनेस के साथ अप्रोच करे आज के सेशन को, वो है आईटी। एक था कि यूएस में भी इस तरह की कंपनीज प्रेशर में आई थी, पर वो अलग कहानी है। हमारी आईटी अलग क्लास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग रिजल्ट सीजन को अप्रोच कर रहे हैं। बहुत लोग सिर्फ आईटी में डिमांड एनवायरनमेंट को प्राइस इन कर रहे हैं। लोग वो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं वो प्राइस इन नहीं कर रहे हैं। हमने लास्ट क्वार्टर में उसका अंश आता हुआ देखा था, जब सब कंपनीज के लार्जली वो मार्जिन्स पे दबाव आया था। इसीलिए आया था ना, क्योंकि वेज हाइक्स बढ़ रहे थे, ये सब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पूरी तरह से पास ऑन नहीं हो पा रहे थे। मैं कुछ दिन पहले एक आईटी के मैनेजमेंट से बातचीत कर भी रहा था, उनका भी सिमिलर हैप्पीएस्ट माइंड। उन्होंने भी कहा था कुछ हद तक क्लाइंट्स ने एक्सेप्ट करा पास ऑन के लिए, तो कुछ हद तक तो पास ऑन होगा, कुछ हद तक डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो हम वैसे भी फैक्टर नहीं कर रहे हैं। पर खैर, ये सब कल को तेजी का मूड होगा तो शायद इन्हीं पे मैं तेजी की बात भी कर रहा हूँ, तो कमेंट्री बदल जाएगी। लेकिन इस सब मत फोकस करिए, इन्फोसिस और विप्रो स्क्रीन पर ऐड करिएगा। मुझे लगता है शायद वीकनेस के साथ इन दोनों स्टॉक्स में भी आज कामकाज होता हुआ नजर आए। तो आज शुरुआती 4, अभी और भी वैसे शुरुआती 4 सेल कॉल्स। अगर आप पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल का दाम 108 रुपये 67 पैसे लीटर मुंबई में। हाँ, और अगर आप डीजल की गाड़ी चलाते हैं तो 98 रुपये 80 पैसे। ये पास ऑन हो रहा है क्या आजकल धीरे धीरे? यस, 4 दिन से बढ़ रहा है। नहीं, 25 पैसे और 30 पैसे रिस्पेक्टिवली बढ़ गए। तो अभी सुबह का अपडेट है क्या ये अभी ताज़ा आज का ही है। आपके पास है जो भी गाड़ी होगी आपके पास पेट्रोल या डीजल की, तो दाम, गैस तो ऑलरेडी बढ़ ही चुके हैं। ये गाड़ियों में दिक्कत होती है। जैसे छोटा था तो बाइक में क्या करता था, ढलान पे बंद कर देता था, तो रोलिंग पे रोड पता नहीं, इसमें फिर सारा वो सब ब्रेक सब बंद हो जाता है। तय कर लो कि आपको 1000 रुपये का डलाना चाहिए, जितना पड़े वो जहाँ खड़ी करके पैदल निकल लो। 1000 का पड़े, 2 लीटर पड़े, 5 लीटर पड़े। अच्छा चलिए, क्रूड की पूरी कहानी हम लोग इतना बता दें, उसी जुड़े स्टॉक हैं तो दिखा दीजिए। HOEC, ऑयल इंडिया, सलाल एक्सप्लोरेशन, ये सारी कंपनीज को फ़ायदा होगा, क्योंकि बढ़ती क्रूड की कीमतों से इनको बहुत प्रॉफिट होता है। रियलाइजेशन बढ़ेगा और जो क्रूड बेचते हैं उसका फ़ायदा होगा। गैस की कीमतें अभी बढ़ी हैं कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले, तो उसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए ऑयल का प्ले जब तक ये ऊपर बना हुआ है तब तक तो कम से कम है यहाँ पे। और चूंकि कल स्टॉक गिर गए थे इस उम्मीद में कि ओपेक दाम प्रोडक्शन बढ़ा देगा, बहुत बहुत रिपोर्ट्स आ रही थी, कोई कह रहा था 5 लाख बैरल कर देंगे, कोई कह रहा 8 लाख बैरल कर देंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कल जिस उम्मीद में ये गिर गए थे बेचारे, आज ये आप देखिएगा ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये HOEC, ऑयल इंडिया, सलाल, इसी के साथ एशियन एनर्जी, अल्फाजियो में भी लीजिएगा। हमने बताया था कि जब भी क्रूड के दाम नीचे जाते हैं पिछले 1.5-2 सालों में, तो इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है, जो कि JSW के मैनेजमेंट बता के गया कि एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं पिछले 2-3 सालों में, और डिमांड हर साल 8-9% की बढ़ती जा रही है, और अब और ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। तो जो कंपनी इसमें काम कर रही हैं, एशियन एनर्जी सर्विसेज या अल्फाजियो, इनका भी धंधा बढ़ता है, क्योंकि फिर नए ब्लॉक्स पे काम होता है। रिक्स की अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा है जिसमें रिक्स की बहुत डिमांड बढ़ गई है अचानक से। तो ये सारी जो कंपनीज हैं आपको चलते हुए दिखेंगी। तो 5 स्टॉक जो हैं एनर्जी ऑयल से जुड़े हुए खरीदारी करते चलिए। 5 हो गए आपके। तो मैं, अच्छा, ये अगला कॉल जो है ना, ये इनसे कम्पीट करने के लिए, ये सारा कच्चा तेल का गेम ले गए।
इसमें शायद गैप डाउन ओपनिंग हो, सॉरी, तो फिर आप अगर गैप डाउन मैसिव हो रहा है तो इस ट्रेड को अवॉइड करिएगा, लेकिन प्रेशर में रहेगा ये स्टॉक, सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आज एक ब्लॉक डील लॉन्च हुई है जिसमें एक्सा 3.5% यानी कि 2.25 करोड़ शेयर्स बेचने वाला है। मैसिव ब्लॉक डील होनी है, करीब 2600 करोड़ रुपए के आसपास की, डिस्काउंट पे होगी 1497 से 1576, यानी कि कल की क्लोजिंग से लेकर 1497 रुपीज तक के बीच में कहीं हो लार्ज ट्रेड्स होते हुए नजर आएंगे, तो शायद स्टॉक प्रेशर में रहे। 1535 का एक कंजर्वेटिव टारगेट आपकी स्क्रीन पर ये मैंने कहा ना, इसको सिर्फ क्योंकि मैसिवली गैप डाउन हुआ तो सब मामला गड़बड़ा जाएगा, तो फिर जूस बचेगा नहीं। इसके अलावा कितने हो गए मेरे, 5-6 कर देता हूं मैं। 6 कर दीजिए। रेल विकास निगम, रेल विकास निगम वैसे कंसोलिडेशन के मोड में है, सरकारी कंपनीज आज कल फ्लेवर में, तो इन्होंने टाटा स्टील के साथ एक करार करा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ईदर नॉमिनेशन बेसिस पे और स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूट के थ्रू ये लोग अप्रोच करेंगे करार के चलते, और खासतौर पर कंसोलिडेशन के चलते मुझे मानना है कि क्योंकि सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक्स इंक्लूडिंग अच्छा कर रहे हैं। आज मेरा मन था कुछ सरकारी बैंक उतारूं, लेकिन थोड़ा मूड देख के मैंने, क्योंकि मैं प्राइवेट बैंक्स बेच रहा था इसलिए आज थोड़ा सा हाथ खींच रहे, तो पीएसयू बैंक्स अच्छा कर रहे हैं। 3120 के टारगेट्स के साथ आरबीएनएल को अप्रोच करिएगा। गैप डाउन खुलेगा तो आप अपने टारगेट्स को रिविजिट कर लीजिएगा, स्टॉप लॉसेस को रिविजिट कर लीजिएगा। डिपेंडेबल तो मेरा वही ओएनजीसी है, और बढ़िया रैली इसने दिखाई, 147 रुपये तक पहुंच गया है, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हीं को होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल, सबसे ज़्यादा गैस और एपीएम गैस जिसकी कीमत बढ़ी है वही इनके पास है, तो मेजर बेनिफिशियरी होगा। बहुत ही अंडर वैल्यूड है, बहुत पिटाई हुई है, तो अब मौका मिला इनके पास चलने का, तो मुझे लगता है अभी चलता रहेगा ये। 155 का टारगेट लीजिए, और अभी इस बार के जो रिजल्ट्स आएंगे, पिछली बार आपको याद होगा रियलाइजेशन बहुत अच्छा नहीं किया था इन्होंने, इस बार एक्सपेक्टेड है कि ये हो सकता है $70 के आसपास का रियलाइजेशन का हो, तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है ओएनजीसी में खरीदारी के लिए। 155 का टारगेट आज के लिए होगा। छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे, बताएंगे फ्री हिट और पिच हिटर्स।